गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में मौजूद हैं। सुबह सुबह लोग यहाँ वॉक करने आए हैं। हम भी अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखेंगे और आपको बताएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें। जी हाँ, हर खबर आप तक पहुँचाने के लिए तो अगले 1 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे बने रहिए, क्योंकि पहले फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन और उसके बाद आपको दिखाएंगे फ्रेश एंड फास्ट में हर खबर एक नए अंदाज में। ब्रेकिंग न्यूज के साथ करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आवास पर एक अहम बैठक बुलाई है मंत्रियों के साथ। हालांकि इस मीटिंग का एजेंडा क्या रहने वाला है ये किसी को भी अभी फिलहाल पता नहीं है। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होने वाली है। मीटिंग में कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री रहेंगे। बैठक का एजेंडा मंत्रियों को भी अभी नहीं बताया गया। तो सबसे बड़ा सवाल है कि सीएम योगी ने लखनऊ में बीजेपी कोटे के मंत्रियों की बैठक क्यों बुलाई है, वो भी तब जब कल देर रात वो दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अलग अलग मुलाकात की है। क्या आपसी मतभेद के दौर से गुजर रही है यूपी बीजेपी? इस पहेली को समझने से पहले इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर, ये तस्वीरें दिल्ली की है, जहां बीजेपी दफ्तर में अध्यक्ष नड्डा से मिलने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और तकरीबन 1.5 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। अब दूसरी तस्वीर को देखिए। ये तस्वीरें भी दिल्ली स्थित बीजेपी दफ्तर की हैं। अब यहां नड्डा से मिलने के लिए यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे। बीती रात को इन दोनों के बीच तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा देर तक बातचीत हुई। हमने आपको इन 2 तस्वीरों को इसलिए दिखाया क्योंकि इन मुलाकातों के बाद लखनऊ में आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसे सीएम योगी ने बुलाया है। सीएम योगी ने आज मंत्रियों की बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। मीटिंग में कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री रहेंगे। बैठक का एजेंडा मंत्रियों को नहीं बताया गया है। इसी वजह से कयासों का बाजार गर्म है कि आखिर दिल्ली में बैठक के बाद लखनऊ में बैठक क्यों बुलाई गई है। इस सब के पीछे वजह क्या है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही केशव प्रसाद मौर्य नाराज बताए जा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में भी वो शामिल नहीं हो रहे। लखनऊ में रहने के बाद भी सरकार और मौर्य के बीच भी दूरी देखने को मिली। हाल ही में सीएम योगी ने राज्य में पौधारोपण कार्यक्रम को लेकर एक बैठक बुलाई थी, लेकिन डिप्टी सीएम उसमें भी शामिल नहीं हुए थे। तो सूत्रों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि उपचुनावों को देखते हुए सीएम योगी ने आज की बैठक बुलाई है। बता दें कि आने वाले समय में यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद बीजेपी उपचुनाव को लेकर बेहद सीरियस है। और देखिए, अयोध्या पिछले कई दशकों से किसी न किसी वजह से विवादों के केंद्र में रहा है। विवादित ढांचे को लेकर, फिर राम मंदिर के निर्माण को लेकर, अब अयोध्या में हुए विकास कार्यों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और इस बार मोर्चा संभाला है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने दरअसल अयोध्या की एक सड़क का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसको लेकर के सियासत काफी गर्मा गई है। आखिर क्या है अखिलेश ने जो वीडियो पोस्ट किया है, उसमें दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये वही तस्वीरें हैं जिनको लेकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में उतरी थी। हर सभा में अयोध्या के कायाकल्प की कहानी सुनाई जाती थी। बीजेपी अयोध्या की हारी, अब अयोध्या में हुए विकास पर पलटवार हो रहा है। विपक्षी दल हमलावर हो गए हैं। इस बार अखिलेश यादव ने सियासी हमला किया और इस वीडियो को पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने न सिर्फ इस वीडियो को पोस्ट किया, बल्कि ये भी लिखा है कि अयोध्या में जिस तरह विकास का पैसा छूमंतर हो गया, वैसे ही बिजली के खंभों से लैंप लाइट सब कुछ गायब हो गया है। जनता पूछ रही है, जब लाइट ही नहीं है तो लाइट के पोल के नाम से भुगतान कैसे हुआ? करोड़ों कमाकर भाजपाई ठेकेदारों के घर तो रोशन हो गए, लेकिन जनता के हिस्से आया सिर्फ अंधेरा। ये भाजपा राज है या अंधेर नगरी? मतलब साफ है कि सरकार पर निशाना साधने में विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ रहा। लेकिन सच क्या है, ये जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम सड़क पर उतरी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई जगहों पर पोल से लाइट गायब नजर आई, लेकिन सच्चाई वो नहीं जो अखिलेश यादव कह रहे हैं। सच्चाई क्या है, आप खुद सुनिए। हाँ, लाइटें लगी हुई थी, जल भी रही थी। ये पानी बरसने की वजह से जो है खराब हो गई। ये बनने के लिए गई है, लाइट जल रही है। आज लाइट 24 घंटे लाइट आ रही है, 3 घंटे के लिए लाइट जा रही है, आप शिकायत कर रहे हो। और जब 24 घंटे लाइट नहीं आती थी तब आप शिकायत नहीं करते थे।
दरअसल भारी बारिश की वजह से कई लाइटें खराब हो गयी। साथ ही बरसात की वजह से पोल में बिजली उतरने का भी खतरा रहता है। सुनिए इस मामले में अधिकारियों का क्या कहना है। कार्य चल रहा है और जिसको रातों रात हर हालत में काम, रात में भी काम चल रहा है, रातों रात उसको सुबह हर हालत में दोपहर तक हम सारी लाइटें जितनी खराब हो गई थी हाई वोल्टेज के कारण उनको हम इंस्टॉल कर देंगे। मतलब साफ है इस पूरे मामले में सच्चाई की जगह सियासत का जोर है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना है यहाँ पे लाइट बराबर जलती थी, क्योंकि बारिश का मौसम था और बारिश में फॉल्ट होने के कारण सिर्फ बनाने के लिए यहाँ से लाइट उतारी गई है, जो कि जल्द यहाँ पे लगा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो बुलडोजर एक्शन जारी था उसे फिलहाल अभी के लिए रोक दिया गया है। दरअसल लखनऊ में कई ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी थी, लेकिन अभी फैसला लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और इस बुलडोजर वाली कार्रवाई को रोक लगा दी है। अब मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद उन इलाके में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। और इस फैसले के बाद क्या है लखनऊ का माहौल, देखिए रिपोर्ट में खबर। जहां मंगलवार की सुबह तक मातम जैसा माहौल था, अब वहां जश्न मन रहा है। जिस योगी से लोग नाराज बताए जा रहे थे, अब उनके नाम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। पूरे इलाके में खुशी मनाई जा रही है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, फूल माला पहनाकर एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। और इस सब की वजह है सीएम योगी का वो आदेश, जिसकी वजह से अब लखनऊ के पंत नगर में कुकरेल नदी किनारे बसे पंत नगर में बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा। पंत नगर के साथ ही रहीम नगर और अबरार नगर पर भी बुलडोजर नहीं चलेगा। दरअसल शासन के आला अधिकारी और इन कॉलोनियों के निवासियों से मुलाकात करने के बाद सीएम योगी ने ये फैसला लिया, जिसके बाद लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। खाना नहीं बन रहा था, हम लोग सो नहीं रहे थे, नींद नहीं आती थी रात रात भर। हम लोग खाना बनते तो वैसे फीक जाता था खाना। हम लोग बहुत परेशान थे। रात से हम लोगों को बहुत खुशी हुई है। खुशी हुई इस खबर सुन के। आप लोग भी खुशी हुई होगी, बहुत एक लंबा 10 दिनों तक झेलना पड़ा आप लोगों को। बहुत खुशी हुई। हमने मोदी जी योगी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जो सर के ऊपर तलवार लटक रही थी वो हट गई है, बहुत खुशी हो रही है। दरअसल लखनऊ के रहीम नगर, पंत नगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर में कार्रवाई को लेकर मंगलवार को सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को राहत देने का फैसला लिया गया, जिसके बाद अब लोग कहने लगे हैं कि यूपी पर बाबा की छांव है तो दूर हर जख्म और घाव है। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट पेपर लीक मामले में एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें नीट पेपर लीक में 2 और आरोपियों को पकड़ा गया है, उनको गिरफ्तारी की गई है। तो पेपर लीक मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पंकज राजू सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। नीट एग्जाम का पेपर चोरी करने वाले शख्स को पटना से गिरफ्तार किया है। तो बड़ी जानकारी, पटना और हजारीबाग से गिरफ्तारियां हुई है। पंकज और राजू सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। अब तक कुल 14 लोग जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं। इस मामले में एक साथी भी पकड़ा गया है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। अब सीबीआई ने ये गिरफ्तारियां की है। नीट पेपर लीक वाले जिन 2 लोगों को पकड़ा गया, उनमें से एक का नाम पंकज कुमार और राजू सिंह है दूसरे का। तो अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि मुख्य आरोपी ने झारखंड के हजारीबाग में एनटीए के ट्रंक से कथित तौर पर प्रश्न पत्र चुराया था और इन 2 आरोपियों के साथ ही मेडिकल प्रश्न परीक्षा में लीक मामले में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की कुल संख्या अब 14 हो चुकी है। तो नीट पेपर लीक मामले में ये बड़ी कामयाबी मिली है। 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पटना और हजारीबाग से बताया जा रहा है इन दोनों आरोपियों को पकड़ा गया है। अब इनसे पूछताछ होगी तो कुछ और भी नाम सामने आ सकते हैं। बताया जा रहा है पंकज और राजू सिंह इन दोनों आरोपियों के नाम हैं और इन्हें सीबीआई की टीम ने पकड़ लिया है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने ये गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने जो ट्रंक था एनटीए का, वहां से प्रश्न पत्र को चुराया था हजारीबाग में। बात करें तो आधे हिंदुस्तान में इस वक्त फिलहाल बादल फाड़ तबाही मची हुई है। नॉर्थ से लेकर के साउथ तक जबरदस्त बारिश पड़ रही है और बारिश की तस्वीरें भी रोंगटे खड़े कर देने वाली हर दिन सामने आती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मानसून यहाँ पूरी तरह से एक्टिव है। कई ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चले हैं। चलिए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के इन डूबते हुए इलाकों की तस्वीर। मानसून एक्टिव होते ही आधे हिंदुस्तान में तबाही मच गई है। घर, गांव, कस्बे, मंदिर सबकी जल समाधि हो चुकी है। तबाही का मंजर ऐसा है कि तस्वीरें देखकर दिल दहल जाए। उफनती नदी में इन दिनों नहाना जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। तस्वीरें ऋषिकेश की हैं,
यहाँ के नाव घाट पर रेस्क्यू किया गया। एक महिला अपने बेटे के साथ गंगा नदी में बह गई। हालांकि मौके पर मौजूद उत्तराखंड की जल पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और दोनों की जिंदगी बचाई गई। पानी की रफ्तार का शिकार हुई महिला मेरठ की रहने वाली है। वो अपने बेटे के साथ गंगा स्नान कर रही थी और तभी दोनों नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर बहने लगे। लैंडस्लाइड की ये हाहाकारी तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की है। यहाँ के दापोली इलाके में पूरा का पूरा पहाड़ ही बारिश की वजह से दरक गया। अचानक पहाड़ से मलबे का ऐसा सैलाब आया कि नीचे खड़ा ट्रक इसकी जद में आ गया। देखिए किस तरह से मलबे के प्रहार से ये भारी भरकम ट्रक खिलौने की तरह बह गया। पहाड़ के सामने रहने वाले लोग भी इन तस्वीरों को देखकर दहशत में आ गए। मुंबई के साकीनाका में बारिश की वजह से बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक चाल की गिरने से अफरा तफरी मच गई। देखिए किस तरह से बचाव दल में शामिल लोगों ने इस महिला का रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि हादसे में 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गयी। चौल में 4 से 5 कमरे थे। ग्राउंड फ्लोर और ऊपरी मंजिल पर ईंट की दीवार थी। बारिश की वजह से बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। गुजरात के नर्मदा में भी बाढ़ और बारिश लोगों की जिंदगी पर कहर बनकर टूट रही है। नर्मदा में बाढ़ के पानी की चपेट में आने से एक सड़क ही बह गई। तो उधर साउथ के जिलों में भी मानसून पूरी तरह से एक्टिव है और अपना कहर बरपा रहा है। केरल के कई जिलों में बाढ़ और बारिश से भारी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें केरल के पलक्कड़ की हैं, जहां भारी बारिश के बाद एक मकान ढह गया। इस दौरान हादसे की चपेट में आने से मां और बेटे की मौत हो गई। तो वहीं केरल के एर्नाकुलम में भी बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिला। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ के बीच अलवा मडप्पुरम मंदिर परिसर में पानी घुस गया और सब कुछ जलमग्न नजर आया। तमिलनाडु में भी लगातार बारिश की वजह से झरनों में सैलाब आ चुका है। तस्वीरें कोयम्बटूर के कावी अरूवी झरने की हैं। वाटरफॉल में सैलाब आने की वजह से इसे टूरिस्ट के लिए बंद करना पड़ा है। तो ये आपने देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की मार की तस्वीरें देखी। चलिए आपको उत्तर प्रदेश का भी हाल दिखाएंगे, जहां बताया जा रहा है 900 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चले हैं। आपको दिखाते हैं यूपी में जब से बारिश एक्टिव हुई है तब से किन जिलों में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में जिंदगी सैलाब से जूझ रही है। कहीं मूसलाधार से विनाश है तो कहीं बारिश और लैंडस्लाइड से हाहाकार है। पूरी जमीन ली, पूरी जमीन ली, नहीं सामान गेला, पूरी जमीन। यूपी में बरसात लोगों को अब जला रही है। मॉनसून का न्यू पैटर्न हर तरफ तबाही मचा रहा है। बादल फाड़ हो रही बारिश से सड़कें तबाह हो रही हैं। घर मकान खेत खलियान सब बर्बाद हो रहे हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिख रहा है। तस्वीरें यूपी के गोरखपुर की हैं, जहां राप्ती रिवर डेंजर मार्क से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। पानी का लेवल बढ़ने से जिले के 48 गांवों में पानी आ चुका है। सड़कों और घरों में पानी का कब्जा है। प्रशासन की ओर से 91 नावें मुहैया कराई गई है। एनडीआरएफ की टीमों को प्रभावित इलाकों में तैनात कर दिया गया है। बाढ़ प्रभावितों को राहत मुहैया कराने के लिए प्रशासन की ओर से राशन टिकट और मेडिकल किट बांटे जा रहे हैं। हरदोई में गर्रा नदी की वजह से लोगों की जिंदगी मुहाल है। यहाँ के 117 गांवों में बाढ़ की एंट्री हो चुकी है। सड़कों पर कई फीट पानी है। सैलाब की चपेट में आने से कई पुल बह गए हैं। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। देखिए किस तरह से सड़कें 2 हिस्सों में बंट चुकी हैं और बीचों बीच पानी की तेज धार बह रही है। घरों में पानी है। बड़ी तादाद में लोग अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। वाराणसी में भी गंगा नदी अब लोगों को डरा रही है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। घाटों की सीढ़ियां जल समाधि ले चुकी हैं। छोटे छोटे मंदिर भी जलमग्न हो चुके हैं।
ये आलीशान कैंपस बस्ती के अटल आवासीय विद्यालय का है, लेकिन यहाँ इन दिनों पानी का कब्जा है, पढ़ाई ठप है। स्कूल के कैंपस में आप जो ये पानी देख रहे हैं वो बारिश का नहीं बल्कि पास बहने वाली मनोरमा नदी का है। नदी का वाटर लेवल बढ़ने से पानी स्कूल के परिसर तक आ गया है। बच्चों की छुट्टी कर दी गई है, तो वहीं प्रशासन की ओर से स्कूल से पानी निकालने के कोई पुख्ता इंतजाम अभी तक नहीं किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हालात लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं। गंगा और गोमती नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के करीब 900 गांव अब तक बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पूर्वी यूपी में बाढ़ और बारिश से बिगड़ते हालात पर सीएम योगी की लगातार नजर बनी हुई है। सीएम के आदेश है कि जल्द से जल्द बाढ़ प्रभावित इलाकों का ड्रोन सर्वे करवाकर पीड़ितों को मदद मुहैया कराई जाए। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से आपको दिखाते हैं, जहां बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। अगली खबर से आपको पता चलेगा। दिन दहाड़े पीएनबी बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और बैंक से तकरीबन 7 लाख रुपए लेकर के ये बदमाश वहां से फरार हो गए। कैसे इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के इंदौर में विजयनगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े लूट हुई। मुंह पर नकाब और रेनकोट पहनकर बदमाश बैंक में पहुंचा। रेनकोट में नकाबपोश बदमाश ने कैशियर पर फायर किया और फिर फिल्मी अंदाज में बैंक कर्मी से कहा कि बैग में पैसे भर दो। घटना में बदमाशों ने 7 लाख रुपए की लूट की। आरोपी सीसीटीवी में कैद हुआ है। अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। देखा जा सकता है कि एक बदमाश बैंक के बाहर बाइक से पहुंचता है, स्टैंड में अपनी बाइक खड़ी करता है और बैंक में लूट की वारदात को अंजाम देकर फिर उसी बाइक से वापस जाता हुआ कैद हुआ है। बैंक में कुल 6,64,000 रुपए की लूट की गई। आरोपी का कुछ इनपुट पुलिस को मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। संभावना है कि पुलिस आरोपी तक जल्द पहुंचेगी और उसे गिरफ्तार कर लेगी। एक सिक्योरिटी गार्ड जो संभवतः एक्स आर्मी मैन है, वो इस वारदात को अंजाम दिया है। उसने फायर करने के बाद कार्टेजेस भी उठाए हैं, जो अमूमन बैंक जो एक्स मिलिट्री मैन होते हैं, सर्विस मैन होते हैं, वो उनकी एक टेंडेंसी होती है। और 1-2 लोग संभवतः उसको कवर करने के लिए भी बाहर थे, जिन्हें भी चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही हम उनको अरेस्ट करेंगे। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त पंजाब नेशनल बैंक में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था, जिसके चलते लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश आसानी से फरार हो गए। अगली खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में वीर गति को पाने वाले सैनिकों के जो पार्थिव शरीर हैं वो उनके अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। साथ ही इस बीच रक्षा मंत्री ने सेना को आतंक के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। और जम्मू रीजन में अब हमारी जो सेना है वो बड़े एक्शन मोड की तैयारी में है और खुद सेना अध्यक्ष इस पर अपनी निगरानी रख रहे हैं। इसके अलावा वहां से क्या अपडेट है इस ऑपरेशन को लेकर, बड़े एक्शन को लेकर, देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की अब खैर नहीं। अब ना तो दहशतगर्द बचेंगे और ना ही उनके हमदर्द। खबर है कि आतंकियों के सफाई के लिए रक्षा मंत्री ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है और अब सेना इन दहशतगर्दों को ढूंढ ढूंढ कर और चुन चुन कर मौत के घाट उतारेगी। डोडा के हमले के बाद पाकिस्तान के भाड़े के आतंकवादियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्हें जहन्नुम पहुंचाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के संपर्क में हैं और उनसे पल पल का जायजा ले रहे हैं। डोडा हमले के गुनहगारों को मार गिराने के लिए सेना का कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकी पहाड़ी गुफाओं में छुपे हो या फिर बियावान जंगल में, उनका सर्वनाश तय है। उन्हें जहन्नुम में पहुंचाने के लिए पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। साफ है कि कश्मीर घाटी के बाद अब जम्मू में सेना के बड़े एक्शन की तैयारी है। इसके लिए खुद आर्मी चीफ ने मोर्चा संभाल रखा है। सेना के बड़े अधिकारी स्पॉट पर जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दहशतगर्दों की सफाई के लिए चलाए जा रहे इस अभियान की पल पल का अपडेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद ले रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हाल के आतंकी हमलों को देखकर लग रहा है कि आतंकियों ने अपना फोकस और पैटर्न दोनों बदल दिया है। हमलों के लिए आतंकी अब कश्मीर की जगह जम्मू पर फोकस कर रहे हैं। दहशतगर्द कश्मीर घाटी से पीर पंजाल के दक्षिण के जिलों में शिफ्ट हो चुके हैं। कुछ इलाकों में जवानों की कमी और पेट्रोलिंग की कमी का फायदा आतंकी उठा रहे हैं। आतंकी अब संगठन का नाम बदलकर हमले कर रहे हैं। साथ ही ये हाई वैल्यू टारगेट पर अटैक कर रहे हैं ताकि सुर्खियां बटोरी जा सके। पाकिस्तान और उसके पाले पोसे दहशतगर्दों की ये साजिश नई नहीं है।
और अब सेना के एक्शन प्लान से आतंकवादियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जहां एक और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को सख्त बनाने की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर काउंटर स्ट्रेटेजी को भी रिवाइव किया जा रहा है। काउंटर टेरर स्ट्रेटेजी में कोशिश की जा रही है कि वहां पे फौज की तैनाती की जाए जहां पे इस समय फौज की प्रेजेंस नहीं है। खासकर उन पहाड़ी इलाकों में पूरी तरह से गैप को फिल किया जाए ताकि आतंकवादी जंगल में मूवमेंट न कर पाए। उसके साथ साथ एक और रणनीति तैयार की गई है, उसे कहते हैं प्रोएक्टिव रणनीति, यानी कि अगर आतंकवादी कहीं भी नजर आते हैं तो उनके सर को कुचल दिया जाए। उसके साथ साथ हो सकता है कि फिजिकल क्रॉस बॉर्डर रेड भी हो। काउंटर इन्फिल्ट्रेशन सख्त है, काउंटर स्ट्रैटेजी रिवाइव की जा रही है। जम्मू में फौज की संख्या बढ़ाई जाएगी। पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा बलों का फोकस है। जंगल में टेरर मूवमेंट पर नकेल कसने की पूरी तैयारी है। जम्मू रीजन से आतंकियों और उनके नेटवर्क के सफाई के लिए सेना ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। जम्मू के अलग अलग इलाकों में सेना की QRT टीम तैनात की जा चुकी है। इसके पीछे ये मकसद है कि आतंकी अगर किसी भी इलाके से हमला करते हैं तो भागने में कामयाब ना हो सकें। जल्द से जल्द उन इलाकों से आतंकवादियों का सफाया किया जा सके। सेना का कहना है कि अब न सिर्फ आतंकवादियों की कब्र खोदेगी, बल्कि उनके लिए काम कर रहे ओवरग्राउंड वर्कर्स से लेकर उनके स्लीपर सेल्स को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यानी दहशतगर्दों के हमदर्दों के खात्मे का वक्त भी अब आ गया है। ओवरग्राउंड वर्कर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, तहस नहस कर दिया जाए। उनके लिए एक लॉज ऐसे बनाए गए हैं कि ताकि अगर कोई भी पाकिस्तान के भाड़े के आतंकवादियों को मदद करता हुआ नजर आए, या तो उसे फांसी की सजा दी जाए तो या उसे उम्र कैद की सजा हो, ताकि दोबारा कभी भी कोई ना सोचे पाकिस्तान के आतंकवादियों को मदद करने की। उसके अलावा जो स्लीपर सेल है उनको भी टारगेट किया जाएगा। टेरर फंडिंग पर भी रोक लगाई जाएगी, पूरी तरह से जिसे कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक। कुछ रक्षा जानकारों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आतंक और आतंकियों के खात्मे के साथ साथ आतंक की जड़ों पर भी भीषण प्रहार होना चाहिए। यानी जिस पाकिस्तान में इस आतंक की जड़ें हैं, वहां भी उनके घर में घुसकर स्ट्राइक होनी चाहिए, ताकि फिर से कोई हिंदुस्तान की तरफ नापाक नजरें ना उठ सकें। ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर से जुड़े विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूजा खेड़कर ने पुणे के कलेक्टर के खिलाफ हैरेसमेंट का केस दर्ज करवाया है। जी हाँ, यहाँ पर इससे पहले पूजा खेड़कर की IAS ट्रेनिंग को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था और उसके बाद क्या एक्शन लिया गया है, क्या निर्देश दिए गए हैं आगे के लिए, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रेनी IAS अफसर पूजा खेड़कर से जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं, तो साथ ही साथ उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी का सिलसिला भी लगातार जारी है। पूजा ने पुणे के कलेक्टर सुहास देवासे के खिलाफ हैरेसमेंट की शिकायत की है। पूजा के विवादों में घिरने के बाद पुणे कलेक्टर ने ही उनका ट्रांसफर वाशिम कर दिया था। मंगलवार दोपहर में ही पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग भी रोक दी गई। पूजा खेड़कर को मसूरी अकादमी में रिपोर्ट करने को कहा गया है। इसके लिए 23 जुलाई की डेडलाइन तय की गई है। ट्रेनिंग रोके जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी पूजा खेड़कर को अपनी ओर से तुरंत रिलीव कर दिया। अब जांच पूरी होने तक पूजा मसूरी में ही रहेंगी। जांच कमेटी ने आपसे संपर्क किया था? वही मैं आपको बोल रही हूँ कि इस विषय में मैं मीडिया के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकती। जो भी होगा मैं कमेटी के साथ। पूजा की UPSC में गड़बड़ी के मामले में और भी खुलासे हुए हैं। आरोप लग रहे हैं कि पूजा ने UPSC में अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए अपने नाम और उम्र में बदलाव किया था। पहले पूजा खेड़कर अपने नाम के आगे डॉक्टर और नाम के पीछे अपने पिता का नाम लगाती थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने नाम से डॉक्टर की उपाधि हटा दी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में पूजा की तरफ से लगाए गए 2020 और 2023 के 2 आवेदनों में पूजा के अलग अलग नाम हैं। पूजा ने 2020 के आवेदन में अपना नाम खेड़कर पूजा दिलीप राव और उम्र 30 साल बताई थी। वहीं 2023 में कैट के आवेदन में उन्होंने अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर और उम्र 31 साल बताई। सवाल उठाया जा रहा है कि 3 साल के अंतराल में उनकी उम्र 1 साल कैसे बढ़ सकती है। सर्टिफिकेट सामने आए हैं जिसमें आपकी एज जो है वो भी आप फॉल्स करते हुए नजर आ रही हैं, आपके एज डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। See, the committee is set up for that. Whatever is there,
whatever are the documents, whatever my submission is there, whatever the experts will decide, they will decide it, and I think we should wait for the decision of the committee. आपको बता दें कि केंद्र ने 11 जुलाई को पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी को वेरीफाई करने के लिए सिंगल मेंबर कमेटी का गठन किया है। इसका मकसद 2023 बैच की आईएएस पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी के दावों और दूसरे डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा। ये समिति अपनी रिपोर्ट 2 हफ्तों में पेश करेगी, लेकिन पूजा की परेशानी यही खत्म होती नहीं दिख रही। सूत्रों के मुताबिक पूजा के मामले में अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एंट्री भी हो चुकी है। दरअसल पूजा खेड़कर ने खुद को नॉन क्रीमी लेयर का दावा किया। इसको लेकर इनकम टैक्स अब ये जांच करेगा कि पूजा ने पिछले कुछ सालों में रिटर्न फाइल करते समय अपनी इनकम कितनी बताई और उसमें कोई उल्लंघन किया है या नहीं। इसी बीच मंगलवार को पूजा खेड़कर ने कहा कि उनका मीडिया ट्रायल न किया जाए। उन्होंने जांच पूरी होने तक खुद को दोषी मानने से भी इनकार कर दिया। बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करते हैं, जिन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट से जबरदस्त फटकार लगी है। दरअसल बंगाल के राज्यपाल के लिए मानहानि के मामले को लेकर के कोर्ट ने ये फटकार लगाई है। ममता बनर्जी और टीएमसी के 3 और नेताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो राज्यपाल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी न करें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत 4 लोगों पर गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को 2 टूक शब्दों में कहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मनमाना नहीं है। बोलने की आजादी की आड़ में अपमानजनक बयान देकर संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं कर सकते। 14 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। तब तक किसी पब्लिकेशन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए गवर्नर के खिलाफ अपमानजनक या गलत बयानबाजी नहीं की जाएगी। दरअसल बीते 28 जून को गवर्नर सीवी बोस ने कलकत्ता हाईकोर्ट में सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ उस बयान को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि राज्यपाल के खिलाफ हालिया आरोपों के कारण महिलाएं पश्चिम बंगाल में राजभवन में जाने से डरती हैं। बोस की याचिका में ममता बनर्जी के अलावा तृणमूल कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित विधायकों सायंतिका बनर्जी, रियाद हुसैन सरकार और टीएमसी नेता कुणाल घोष के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था, जिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी राज्यपाल के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी न करें। ममता के वकील ने हाईकोर्ट के इस आदेश को हायर बेंच के सामने चुनौती देने की बात कही है। वहीं गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी ममता बनर्जी को कोर्ट के आदेशों से सबक लेने की नसीहत दे दी। If there is an acrimonious relation between the constitutional authorities, the governor and the chief minister, who is going to suffer? The people are going to suffer. My only request is take a cue from the orders of the High Court. Stop the politics of vilification. Come together. Satyameva Jayate. Truth will triumph. कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर बीजेपी ने भी ममता बनर्जी को घेरा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, ये कितना शर्मनाक है कि एक मुख्यमंत्री ये नहीं जानती कि क्या बोलना है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्यपाल आनंद बोस के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ निंदा का अभियान ध्वस्त हो गया। बीजेपी के प्रहार पर पलटवार के लिए टीएमसी नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने दावा किया कि सीएम ममता बनर्जी ने कभी भी राज्यपाल के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। इसी के साथ उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर नाखुशी भी जताई। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कभी गवर्नर साहब को कोई डिफामेटरी वर्ड नहीं यूज किया है। जो इंटरिम ऑर्डर कोर्ट से हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। मैं कोर्ट को रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन नहीं होना चाहिए था। जो चीज प्रेयर में नहीं है वो ऑर्डर में आ रहा है, इसका क्या मतलब है? ये हो नहीं सकता। पूरा विवाद बंगाल गवर्नर पर लगे यौन शोषण के आरोपों और पिछले महीने 2 टीएमसी विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह स्थल को लेकर विवाद से जुड़ा हुआ है। ममता और उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। मानहानि के ऐसे मुकदमों से वो नहीं डरने वाले। मैं फिर से दोहराई हूँ, राजभवन का एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन के खिलाफ एक रिस्पेक्टेड औरत का मिसबिहेव करने का
बहुत गहरी एलिगेशन है। अगर ये बोलने के लिए कोई हमारा खिलाफ डिफामेशन का केस करेंगे, वो कर सकते हैं, हम समझ लेंगे, कोर्ट में भी रास्ते में भी। टीएमसी नेता भले ही तल्ख तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी बैकफुट पर है।